प्यारे बच्चों, उर्दू एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोग आपकी जमात दहम की उर्दू की दरसी किताब से 8वीं नज़्म सीता पढ़ने वाले हैं। ये जो नज़्म है शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा ने लिखी हुई है। ये इस नज़्म को हम आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और इस पर जो भी अशार हैं नज़्म को पढ़ेंगे, उसके बंद को समझेंगे और इसके अलावा जो है आज इस नज़्म की जो शायरा हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे और दीगर मालूमात भी हासिल करेंगे। ठीक है? जैसा कि मैं हर बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ पेन, पेंसिल, नोटबुक लेकर बैठें, लिखते चलें। जो भी बातें मैं भी बोल रहा हूँ अपने नोट्स बनाएँ, है ना? और बहुत सारी बातें मेरे आपके बोलने में आती हैं तो उसको भी आप इकट्ठा करें, नोट्स बनाएँ अपने, खुद से लिखने की आदत डालें, अपने सवालात तैयार करें और सीखने की कोशिश करें। ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं नज़्म सीता शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा की लिखी हुई। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शेर यहाँ पर आपके सामने आएगा, आप ये शेर पढ़िए। अल्लामा इक़बाल का लिखा हुआ शेर है, इसको आप पढ़िए और इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वीडियो रुकाइए और इसके अंदर जो भी अल्फ़ाज़ नए हैं उसको समझिए, शायर क्या कहना चाहता है उसको समझिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शेर कुछ इस तरीके से है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दर, है ना? इस शेर को अगर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसमें कहा गया है ज़न, वजूद ज़न, ज़न यानी औरत। अल्लामा इक़बाल इस शेर में कहना चाह रहे हैं कि औरतों के वजूद से ही कायनात में रंग है। यानी क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? इस शेर के ज़रिए अल्लामा इक़बाल ने औरत की अज़मत को उजागर किया है कि भई औरत इंसानी ज़िंदगी और माशरे की रूह है। बग़ैर औरत के ये माशरा, ये समाज का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे मिसरे की बात करें तो उसमें देखो कि इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दम। औरतों का वजूद ही जो है इस दुनिया में एक रंगीन ही पैदा किया हुआ है ना? अगर औरतों का वजूद नहीं होता, तो क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि औरतें अलग-अलग किरदार में हमारे सामने हैं, बहन है, माँ है, बीवी है, बेटी है, ठीक है? कुर्बानी का पीकर कहा जाता है औरतों को कि भई अपने बारे में ना सोचते हुए, अपने साथ जो जुड़े लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए औरतें हमेशा क्या रहती हैं? कोशा रहती हैं, ठीक है? तो इसमें एक सास से तशबीह दी है कि भई औरत को एक सास से तशबीह। साज़ यानी क्या है? जिससे जैसे नग़्मे पैदा होते हैं, साज़ जो है मौसीक़ी के साज़ होते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ नग़्मे पैदा होते हैं, सुर निकलते हैं। तो उसी के साथ से ज़िंदगी का सोज़े दरूँ यानी क्या? सोज़े दरूँ से मुराद दिल की कैफ़ियत है, जज़्बात है, गहराई है, ज़िंदगी की रूहानियत है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें औरत के वजूद से मिलती हैं। तो ये शेर क्यों कहा गया? ये शेर क्यों कहा गया? तो अल्लामा इक़बाल का कहना यही है कि औरतें जो है, औरतों के वजूद से ही क्या है माशरा टिका हुआ है, ठीक है? औरत इंसानी ज़िंदगी के माशरे की रूह है। ये शेर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर मज़हब ने औरतों को हुकूक दिए हैं। जैसे इस्लाम ने भी औरतों को हक़ दिए हैं। सबसे ज़्यादा हकूक़ है इस्लाम के अंदर औरतों को। इस औरतें तालीम हासिल करने का हक़ है, औरतों को कारोबार करने का हक़ है ना? सारे हुकूक हासिल हैं। औरतों को ऐसा बंद नहीं कहा किया गया। इस्लाम में भी ऐसा औरतों को ऐसा नहीं कहा गया है कि भई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर ऐसे नहीं कहा गया। बल्कि आपको हर चीज़ करने की आज़ादी है, लेकिन उसके लिए कुछ रास्ता बताया है, कुछ तरीक़े बताए हैं। उन तरीक़ों में रहकर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये शेर बताने का मकसद यही है कि हम जो नज़्म पढ़ने वाले हैं सीता, ये एक किरदार है। ठीक है? ये एक किरदार है। कहाँ का किरदार है? कि हिंदू मज़हब की किताब है रामायण, उसका एक किरदार है। तो इस नज़्म के अंदर सीता की बहुत सारी खूबियों को बयान किया गया है। तो हर दौर में औरतें जो रहीं, मशहूर रहीं अपने कामों से, है ना? क्या आप बता सकते हैं चंद मशहूर ख़वातीन के नाम आप बता सकते हैं? है आपके पास? दुनिया के अंदर ऐसी ख़वातीन के नाम बताइए जिन्होंने अपने शोबे में नुमाइया काम किया हुआ है। तो हर शोबे में औरतों ने नुमाइया काम किया है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं शुरुआत करते हैं, हज़रत ख़दीजा की बात आती है। हज़रत ख़दीजा एक ताजिर थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी।
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب کا حق ادا کر چکا، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جن کا حق میں نہیں ادا کر سکا۔ وہ 2 لوگ کون سے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو جب پوچھا کہ بھئی کیوں؟ تو حضرت خدیجہ ایک تاجر تھی، اپنی تجارت کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے خرچ کیا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت خدیجہ ایسی مشہور، اپنے زمانے کی مشہور تاجر تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بات آتی ہے حضرت فاطمہ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ہے نا؟ حضرت عائشہ کی بات آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت عائشہ کی بات اگر دیکھیں گے، جتنی بھی احادیث ہمارے پاس ہیں وہ حضرت عائشہ سے آئی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ زندگی گزاری، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب چلے گئے تو حضرت عائشہ بہت دنوں تک زندہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا موقع حضرت عائشہ سے ملا ہم لوگوں کو۔ تو اس زمانے کے مفسر تھیں، محدث تھیں، ہے نا؟ راوی ہیں کئی احادیث کی، یعنی ایک علم کا کیا تھی؟ خزانہ تھی حضرت عائشہ۔ تو ہر مذہب کے اندر ایسی عورتیں ہیں جو جنہوں نے اپنے نمایاں کردار کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے بھارت کی جدوجہد کی آزادی کی اگر ہم بات کریں گے، تو جھانسی کی رانی ایک مشہور رانی تھی، یہ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی۔ ایسی بات آتی ہے ارونا آصف علی، یہ بھارت کی آزادی کی جدوجہد میں پیش رہی، انہوں نے سروجنی نائیڈو، گاندھی جی کے ساتھ نمک کی ستیہ گرہ میں یہ شامل رہیں، ٹھیک ہے؟ بی اماں جو ہے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر ان کی امی جان تھی، اپنے بیٹوں کو انہوں نے آزادی کی جدوجہد کے لیے تیار کیا، ہے نا؟ اس طریقے سے ایک تحریک میں کام کیا، تو عورتیں کسی بھی زمانے میں ایسے پیچھے نہیں رہی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دوسری اگر ہم مثال دیکھیں تو ساوتری بائی پھلے کی آتی ہے کہ ساوتری بائی پھلے نے خواتین کی تعلیم کے لیے بھارت کے اندر بہت زیادہ کوششیں کی، مہاراشٹر میں پہلا نسواں مدرسہ قائم کیا، یعنی عورتوں کے لیے پہلا، لڑکیوں کے لیے پہلا مدرسہ قائم کیا۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا، تو ساوتری بائی پھلے نے اس کے لیے کوششیں کی، ان کا ساتھ دیا۔ فاطمہ شیخ نے اپنے گھر میں انہوں نے مدرسہ قائم کرنے کی اجازت دی، ٹھیک ہے؟ پنڈت رما بائی کی بات لیتے ہیں ہم، پنڈت رما بائی پہلی ایسی اسکالر ہیں جن کو پنڈتا کا لقب دیا گیا، ہے نا؟ آپ نے تعلیم حاصل کی اور وہ اسکالر بنی۔ آنندی بائی جوشی کی بات ہم کرتے ہیں، پہلی ڈاکٹر تھی بھارت کی، پہلی خاتون ڈاکٹر جسے ہم کہیں گے کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر اپنی پڑھائی مکمل کی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بہت ساری عورتیں، اگر ہم کھیل کے شعبے کی اگر ہم بات کریں تو ثانیہ مرزا کی بات آتی ہے نا؟ جو لان ٹینس کھیلتی ہیں، یہ مشہور کھلاڑی ہیں۔ نکھت زرین کی بات ہم کر سکتے ہیں جو باکسر ہیں، انہوں نے اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کیا، گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پی وی سندھو ہیں جو بیڈمنٹن کھیلتی ہیں، ایسی سائنا نہوال، یہ ثانیہ ہو گیا دیکھیے، سوری سائنا نہوال بھی ہیں جو بھی بیڈمنٹن کی پلیئر ہیں۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر شعبے میں خواتین نے کیا کیا ہے؟ اپنا نام بنایا ہے، اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ اگر تعلیم کی اگر بات کریں، تعلیم کے شعبے کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بھی آتی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کلپنا چاولہ نے اپنا نمایاں مقام، ہے نا؟ بھارت کی پہلی خلا باز خاتون رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ سنیتا ولیمز ہیں جو امریکی نژاد ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، امریکہ سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا جو بنیاد ہے بھارت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ادیبہ انم ہیں، یہ مہاراشٹر کی پہلی IAS خاتون ہیں۔ ابھی تک پچھلے 2024 تک بھارت کے اندر ایک بھی ایسی مسلم خاتون نہیں تھی جنہوں نے UPSC کا امتحان کریک کیا۔ ادیبہ انم جو ہے ایوت محل کے رہنے والی ہیں، اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور مہاراشٹر کی پہلی مسلم خاتون بنی جو IAS رہی، ٹھیک ہے؟ لتا منگیشکر کو بھی ہم جانتے ہیں، لتا منگیشکر مشہور گلوکارہ ہیں۔ تو تعلیم، تربیت یا پھر ٹیکنالوجی، کھیل، ہر شعبے میں کیا ہے؟ خواتین کیا رہی؟ مشہور ہیں۔ کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ ان سوالات کو لکھ لیجئے اور کیا کیجئے؟ ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہندوستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کون تھی؟ نوبل انعام حاصل کرنے والی مشہور ہندوستانی نژاد خاتون کا نام بتائیے۔ خلا میں جانے والی پہلی ہندوستانی نژاد پہلی خاتون کا نام کیا تھا؟ تو ایسے کچھ سوالات آپ لوگوں کے لیے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ لکھیے، حاصل کیے، ان کے جوابات میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایسے 10 سوالات آپ کے لیے ہیں، آپ کیا کیجئے؟ ان کو پڑھیے اور ان کو انٹرنیٹ کی مدد سے، گوگل کی مدد سے آپ کیا کریے؟ ان کو حاصل کریں، ان کے جوابات لکھیے۔ تو بھئی کیا مطلب کیوں بتانا چاہ رہے ہیں آپ عورتوں کے بارے میں، آپ کو کیوں معلومات دینی چاہ رہے ہیں؟ تو آج ہم جو نظم پڑھنے والے ہیں جس کا عنوان ہے سیتا، تو
सीता जो है वाल्मीकि की लिखी हुई एक किताब है, कहानी है रामायण। रामायण हिंदू मज़हब के अंदर बहुत मुक़द्दस किताब मानी जाती है, ठीक है? तो इसके अंदर अलग-अलग किरदार हैं, तो उसमें एक किरदार है सीता का, ठीक है? रामायण का किरदार है। लेकिन सीता ऐसी एक पाकबाज़ बीवी, वफ़ाशियार बीवी, ईसार और कुर्बानी का जिसे हम पैकर जिसे हम कहेंगे, ऐसी साबित हुई। उस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, रामायण की कहानी को जब हम पढ़ते हैं, तो सीता का जो किरदार है, ये मुक़द्दस किरदार जो है नुमायाँ होकर हमारे सामने क्या होता है, आता है। तो इसी किरदार के बारे में हम इस नज़्म के अंदर जानने वाले हैं, इस नज़्म को हम समझने वाले हैं कि भई आखिर सीता की कहानी क्या है, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा आपको। सीता की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है हमको कि हर कदम-कदम पर सीता को अपनी पाकबाज़ी क्या करनी पड़ी, साबित करनी पड़ी। ठीक है, मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो क्या रही, साबित कदम रही। तो आज की इस नज़्म में हम पूरी उस कहानी को समझने वाले हैं, ठीक है? ये नज़्म लिखी किसने है? शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा ने लिखी। इनको हम थोड़ा जानते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं कि भई शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा कौन थी? ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो ये शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा की तस्वीर है। ये नागपुर में पैदा हुई 17 मई 1930 को, ठीक है? बीए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया। देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है बहुत मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद के अंदर है। वहाँ पढ़ने के लिए गए वो। आज के दौर में हम क्या कहते हैं कि 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए तो बहुत पढ़ लिया ऐसा हमको लगता है। लेकिन तालीम वहाँ से कहाँ से रहने वाली थी वो? नागपुर की रहने वाली थी। लेकिन जब बीए करना था, बीए कब करते हैं आप? 10वीं पढ़ रहे हैं आप, 12वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं के बाद आप बीए करते हैं। बीए 3 साल कोर्स होता है। तो वो कोर्स करने के लिए कहाँ गई वो? उस्मानिया यूनिवर्सिटी गई हैदराबाद, ठीक है? उसके बाद फिर एमए नागपुर यूनिवर्सिटी से कामयाब किया। एमए कब करते हैं हम? जब बीए होने के बाद एमए करते हैं। यानी 12वीं के बाद आप पहले 10वीं में अभी हैं आप, उसके बाद 11वीं 12वीं आप करेंगे, उसके बाद फिर 3 साल कोर्स बीए करेंगे, उसके बाद 2 साल कोर्स होता है एमए। तो एमए कहाँ से उन्होंने पास किया? नागपुर यूनिवर्सिटी से कामयाब किया। देखो पढ़ने के लिए अलग-अलग यूनिवर्सिटी में क्या गई, गई। खातून होने के बाद भी, है ना? आज का तो हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं-नहीं कहाँ पढ़ने को जाना, 10वीं पढ़ लिए बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद औरंगाबाद और हैदराबाद में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दिए। देखिए, पढ़ाई उस हैदराबाद और नागपुर से की और अपनी मुलाज़िमत के लिए, पढ़ाने के लिए कहाँ पर आई? औरंगाबाद में रही। उसके बाद हैदराबाद में भी अपने तदरीसी फ़राइज़ क्या किए? अंजाम दिए। तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दिए मतलब टीचिंग का काम किए, पढ़ाने का काम किए, सिखाने का काम किए। शुरू में इन्होंने अंग्रेज़ी नज़्मों के तर्जुमे किए। अंग्रेज़ी में जो नज़्में हैं, अंग्रेज़ी अदब में जो नज़्में हैं, उसके उर्दू में उन्होंने तर्जुमे किए। उनकी न ये जो है शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा है ना, नज़्म गो शायरा थी। इनका ज़्यादातर रुझान नज़्म गोई की तरफ था, यानी नज़्म आप लिखती थीं। तो उसमें उन्होंने नज़्में किस पर लिखी? इस्लामी तारीख़ पर लिखी। इस्लामी तारीख़ के वाक़यात हैं, कुरानी वाक़यात हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अलग-अलग इस्लाम के अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कई वाक़यात हमको आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है। इस्लामी तारीख़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो जंग बदर का वाक़या हमारे सामने आता है ना? इसके अलावा फिर जंग ओहद का वाक़या हमारे सामने आता है, फ़तेह मक्का का वाक़या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाक़यात आते हैं। तो ऐसे अलग-अलग वाक़यात पर इन्होंने क्या की हैं? नज़्में लिखी हैं। साथ ही साथ सिर्फ़ तारीख़ी न मौ वाक़यात को अपना मौज़ू नहीं बनाया, बल्कि जो समाज में जो मसाइल हैं, तहज़ीबी और सियासी मसाइल हैं, ख़ासकर ख़वातीन को लेकर जो मसाइल हैं, उस पर भी उन्होंने नज़्में क्या हैं? लिखी हैं, ठीक है? आफ़ाक़ नौ और गुले सफ़ूरा इनके शेरी मजमूए हैं। शेरी मजमूए से पहले बता चुका मैं आपको, शेरी मजमूए यानी क्या? जिसमें शायर अपना पूरे नज़्मों का मजमूआ करके जो किताब की सूरत देते हैं, उसको आप शेरी मजमूए कहते हैं। ठीक है? सिलसिले मुकालमात शोरा का कुलियात है। सिलसिले मुकालमात ये जो है ना शोरा का कुलियात। कुलियात भी हम लोग पढ़े हैं। कुलियात मतलब जिसमें सारा कलाम मौजूद है। किसी शायर का पूरा कलाम जिसमें मौजूद है, वो कुलियात कहलाता है। जैसे कुलियात गालिब, मतलब गालिब का मुकम्मल कलाम उसमें मौजूद है। तो ऐसे ही शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा का जो मुकम्मल कलाम है सिलसिले मुकालमात, इस उन्वान से क्या हुआ? वो जारी हुआ। तो ये जो नज़्म इन्होंने लिखी हुई है, ये एक तानीसी नज़रिए से लिखी हुई है। तानीसी नज़रिया यानी क्या? औरतों के जज़्बात का इज़हार उन्होंने किया है कि भई सीता का जो कैरेक्टर है, सीता का जो किरदार है, वो एक औरत के नज़रिए से उन्होंने देखा है कि भई औरत ईसार और कुर्बानी दे का जज़्बा के पीकर है, तो उसको उन्होंने क्या किया इस नज़्म के अंदर बयान किया है। 13 अगस्त 2012 को इनका इंतकाल हुआ। ठीक है? तो अब नज़्म पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम नज़्म पढ़ते हैं। नज़्म के पहले हम मज़े लेते हैं। ठीक है? चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए।
तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। तेरी खाक के पा हिंद का राज अजमत, तेरी खाक के पा हिंद का राज अजमत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। वो पैहम सफर, वो हवादिस के तूफान, वो पैरों में छाले, वो हंसती निगाहें। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें। रही साल हा साल तू ज्यादा पैमा, रही साल हा साल तू ज्यादा पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थी। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पासबां थे। तेरी पाक फितरत मगर एक सिपर थी, तेरे सामने राक्षस नातवा थे। उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ। जरी हौसला मंद सच्चे जियाली, हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के। तेरे पास बातें बड़ी आन वाले, तेरी वापसी कर रही थी ऐलान कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफी का अब आ रहा था जमाना। हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। सलेब एक बाकी थी जो ममता की, इसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। अजब है ये असरार विस्लो जुदाई, कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली से बनकर ज़मीं में समाई, वो बिजली से बनकर ज़मीं में समाई। तो बहुत अच्छी नज़्म है, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ें। समझने की कोशिश बाद में हम करेंगे, पहले हम नज़्म का मज़ा लेंगे। आप जब नज़्म पढ़ते हैं तो आपको मज़ा आना चाहिए, लुत्फ़अंदोज़ी के लिए नज़्म पढ़िए। पूरा एक वाक़या इसमें क्या किया है उन्होंने, सीता की ज़िंदगी का बयान किया हुआ है। सीता की मुख्तलिफ़ पहलू, सीता के मुख्तलिफ़ शख्सियत के पहलू हम जिसे कहेंगे, उनकी ज़िंदगी का आखिरी ज़माना कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे गुज़रा, उस सारी चीज़ों को उन्होंने एक शफ़ीक़ फ़ातिमा ने क्या किया है, इस नज़्म के अंदर कलमबंद किया है। ठीक है? तो अगले वीडियो में हम लोग इस नज़्म को समझेंगे, एक-एक बंद को समझेंगे, ठीक है? और उसके बाद तशरीह करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप देखते रहिए इसे और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।